हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लर्निंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी कोर्ट-लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, कोर्ट-लेविन्स कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, इसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी टीईटी की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हों तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर ज़रूर करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कोर्ट-लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, ये क्या है? यहाँ पर देखिए, कोर्ट-लेविन कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम करते हैं कि अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन कोर्ट-लेविन ने अपने डॉक्टरल शोध प्रबंध में क्षेत्र मनोविज्ञान प्रस्तुत संबंधी विचारों के आधार पे इन्होंने 1917 में किया था। कोर्ट-लेविन एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और कोहलर और कोफका के साथ कार्य करने के बाद वे जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए और वहाँ पर उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। अध्यापन के क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन लेविन ने अपने इसी डॉक्टरियल शोध प्रबंध में क्षेत्र मनोविज्ञान संबंधी विचारों के आधार पर किया था। ठीक है, और कब किया था? 1917 में। अब क्षेत्र मनोविज्ञान को देखिए, इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी या टोपोलॉजिकल मनोविज्ञान, और वेक्टर साइकोलॉजी, वेक्टर मनोविज्ञान। ये इसके अलग नाम है, अतिरिक्त नेम है। अगर इन नामों से भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको टिक लगाना है कि कोर्ट-लेविन का ही क्षेत्र सिद्धांत है। तो क्षेत्र सिद्धांत जो था, ये फील्ड थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया कि क्षेत्र मनोविज्ञान प्राणी तथा वातावरण से मिलकर बने क्षेत्र पर बल देता है। इन्होंने क्षेत्र से संबंधित क्रियाओं पे ज़्यादा फोकस किया था। क्षेत्र मनोविज्ञान के अनुसार प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। प्राणी तथा वातावरण एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो एक वातावरण में रहता है, एक निश्चित परिवेश में रहता है, तो उसके साथ उसका अंतःक्रिया होता है। प्राणी के अपने कुछ आंतरिक बल या आवश्यकताएं होती हैं, जबकि वातावरण के अपने कुछ दबाव, प्रेशर, खिंचाव, पुल या नीड्स मतलब आवश्यकताएं होती हैं, जो परस्पर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा इन्होंने कोर्ट-लेविन ने अपने फील्ड थ्योरी में बताया। आगे देखते हैं। इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, ये देखिए, ये इक्वेशन है B=F। वैसे तो F को यहाँ पर मतलब इस इक्वेशन में फंक्शन कहते हैं, लेकिन कोर्ट-लेविन ने अपनी थ्योरी में F को क्या कहा था? फील्ड के नाम से डिनोट किया था। तो B=F और P और E मल्टीप्लाई है द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा, सामान्य शब्दावली में ये कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। इन्होंने अपने इक्वेशन में ये समझाया कि मानव व्यवहार जो होता है व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसको हम इस इक्वेशन फॉर्म में B=F P×E के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो B होता है, B है क्या? ये बिहेवियर, व्यवहार। P क्या है? P है पर्सन, व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के बारे में बात की गई है। और E है इन्वायरमेंट, वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। और F लेटर को वैसे तो क्या है, फॉर्म मतलब इक्वेशन फॉर्म में फंक्शन से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फील्ड या लाइफ स्पेस, जीवन दायरा, इससे संबंधित बात की है। अब मनोवैज्ञानिक व्यक्ति से क्या मतलब होता है? इस रूप में व्यक्ति ना तो केवल शरीर होता है और ना मन होता है। जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की बात की, इन्होंने एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं की है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण की ही बात की है। तो व्यक्ति इस समय उस समग्र रूप में होता है जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है, जिसमें उसका शरीर, मन तथा वो सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो उसे व्यवहार करने के योग्य बनाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति से यही मतलब है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। और इसमें जो है, इस तरह से कई बार पूछा जाता है कि ये इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और ये पूछा जाएगा, या तो इसके ये टर्म्स पूछ लेगा
या ये पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, तो कोर्ट लेविन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला देखिए, ये एक सर्कल डायग्राम है। ये है कोर्ट लेविन का व्यक्ति का जीवन दायरा, लाइफ स्पेस। इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया था। तो ये जो जीवन दायरा है, इसमें ये देखिए सर्कल डायग्राम है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। इस चित्र में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ सर्कल फॉर्म में मनोविज्ञानात्मक व्यक्ति, साइकोलॉजिकल पर्सन को दिखाया गया है। साइकोलॉजिकल पर्सन को उसकी आवश्यकताओं और योग्यताओं, इनसे मतलब उसकी कुछ आवश्यकताएं होंगी और कुछ योग्यताएं, यहाँ पर ये देखिए दिया है। नीड्स एंड एबिलिटीज़, इसके सहित एक बंद वृत्त में, ये यहाँ पर एक क्लोज सर्किल है ये, और इसके अंतर्गत दिखाया गया है। यहाँ पर इस व्यक्ति को अपने जीवन दायरे में अपने को एक मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये जो एक ये लाइन चली आ रही है, ये जो है यहाँ पर ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक वातावरण है। ये जो पूरा सर्किल है, ये यहाँ से लेके ये पूरा मनोवैज्ञानिक वातावरण है। इस मनोवैज्ञानिक वातावरण में अपने को मनोवैज्ञानिक वातावरण तथा लक्ष्य में सहायक कुछ प्रेरक शक्तियाँ होती हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ प्रेरक शक्तियाँ हैं, वेक्टर ड्राइविंग फोर्सेस हैं, और बाधक शक्तियों को, जैसे यहाँ पर ये बाधक शक्तियाँ हैं, वेक्टर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस है, इन शक्तियों के बीच में एडजस्ट करता हुआ दिखाया गया है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो है दिखाया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में ये इसको बीच में दिखाया गया है मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण में है, और उसमें कुछ प्रेरक शक्तियाँ और कुछ रुकावट, बाधक शक्तियों के बीच में वो अपने को एडजस्ट करता हुआ दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये कुछ डॉटेड लाइंस दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस क्या है, ये जीवन दायरे के बाह्य फ्रेम, फॉरेन हल के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पे दिखा है फॉरेन हल ऑफ लाइफ स्पेस, मतलब फॉरेन हल के अंतर्गत मनुष्य के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के वे भाग निहित होते हैं जो समय विशेष में व्यक्ति के लाइफ स्पेस के अंग नहीं होते हैं, लेकिन ये कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो है, ये लाइफ स्पेस जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसके ये बाहर का हिस्सा है, ये बाहरी भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस क्या है, यहाँ पर ये दी है, ये बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस ये भी दी हुई है। ये क्या होता है, तो लाइफ स्पेस से तात्पर्य उस दायरे या क्षेत्र से है। मतलब इसको यहाँ पर देखिए पूरी फॉर्म लाइन से दिखाया गया है, ये एरो आप देख रहे हैं, तो पूरा फॉर्म लाइन से दिखाया गया है। तो इससे उसका तात्पर्य है उस दायरे, मतलब ये जो क्षेत्र होता है लाइफ स्पेस का, उस दायरे या क्षेत्र से होता है, इसका मतलब जिसमें वह व्यक्ति उस समय विशेष में मनोवैज्ञानिक रूप से विचरण कर रहा होता है, और यहाँ जिन बातों का उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा होता है वह उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण का हिस्सा होती हैं। तो ये जो जीवन दायरे की सीमा है, इसीलिए इसको फॉर्म लाइन में दिखाई गई है कि फॉरेन हल तो बाहरी हिस्सा हो गया जो कि लाइफ स्पेस के बाहर हो गया, लेकिन ये जो हिस्सा आता है जीवन दायरा, ये मनोवैज्ञानिक वातावरण में जो व्यक्ति की क्रियाएं होती हैं और उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वो इस जीवन दायरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये दिया है वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर शब्द को लेविन ने अपने सिद्धांत में उस शक्ति के लिए प्रयोग किया है जो व्यक्ति को लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है। तो इस तरह से इन्होंने अपने कुछ टर्म्स बताए थे, और यहाँ पर ये है गोल, है ना, इसी को पाने की व्यक्ति चेष्टा करता है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए इस सर्किल में दिखाई गई हैं कि इन्होंने अपने जो सिद्धांत में, कॉग्निटिव थ्योरी में जिन टर्म्स का प्रयोग किया वो इसी सब सर्किल डायग्राम में इस फॉर्म में दिखाए गए हैं। अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं कि इनके जो है टर्मिनोलॉजी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के आधार क्या हैं। तो यहाँ पर फील्ड, तो फील्ड आपने समझ लिया कि कोर्ट लेविन के अनुसार क्षेत्र का तात्पर्य
मानव के उस संपूर्ण मनोवैज्ञानिक जगत से है जिसके अंतर्गत वो रहता है तथा किसी समय में विशेष भ्रमण करता है। क्या होता है कि क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति का अलग हो सकता है। वैज्ञानिक क्षेत्र का प्रयोग विभिन्न नवीन आविष्कारों के लिए करता है। चिकित्सक का अपना क्षेत्र अलग होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अलग क्षेत्र होता है। इन्होंने यहाँ पर फील्ड थ्योरी की बात की थी। और सभी जो मनोवैज्ञानिक थे संज्ञानात्मक सिद्धांत के, वो सभी अलग अलग थे, लेकिन इन्होंने जो फोकस किया था वो फील्ड थ्योरी पे किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक अच्छी तैयारी करवाई जाएगी जिससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, लाइफ स्पेस, जीवन विस्तार। ये सारे टर्म्स हमने उस सर्किल डायग्राम में देखे थे और इनको यहाँ पर हम अलग अलग टर्म्स को समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स भी कई बार पूछे जाते हैं कि ये किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो लाइफ स्पेस क्या होता है? जीवन विस्तार। उस वातावरण से उसका मतलब होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो लाइफ स्पेस वही वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है और उसका प्रभाव, उस वातावरण का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। तो लेविन के अनुसार जो इन्होंने बताया, जीवन विस्तार में होने वाले किसी भी परिवर्तन को व्यवहार कहते हैं। ठीक है, वातावरण को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य इन्होंने जो बताया, देखिए, प्राकृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण से है जिसमें मनुष्य लगातार संघर्ष करता रहता है और उससे प्रभावित होता है। संघर्ष क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, तो इसलिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। अब क्या होता है, सभी व्यक्तियों की अपनी ज़रूरतें, योग्यताएं और सीमाएं होती हैं। हर कोई, मतलब वही इंडिविजुअल डिफरेंस, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, तो इसलिए उसकी ज़रूरतें भी अलग होंगी, उसकी एबिलिटीज़ भी अलग होंगी और लिमिटेशन भी अलग होती हैं। इन सब के चारों ओर उसका वातावरण होता है और यह वातावरण लाइफ स्पेस की सीमा से घिरा होता है। मतलब आदमी को जो जीवन दायरा होता है उसी में उसको संघर्ष करना होता है, उसी में उसकी योग्यताएं मतलब एक्टिव होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्यक्ति या मानव, इसको कैसे इन्होंने परिभाषित किया। लेविन का मानना है कि व्यक्ति को उसकी योग्यताओं से ही समझा जा सकता है और इन्होंने बताया कि जन्म के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकता होती है। व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी तभी से उसकी आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं जो उसके व्यवहार की दिशा निर्धारित करती हैं। यहाँ पर देखिए, व्यवहार की दिशा के बारे में बताया गया है और यह दिशा व्यक्ति को लक्ष्य की ओर मोड़ देती है, जो व्यक्ति में तनाव भर देती है। तो व्यक्ति जब तक अवरोधों को पार करके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। अगर लक्ष्य की उसके सामने कोई उद्देश्य नहीं होगा तो वो कभी भी प्रयास नहीं करेगा और यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो वो तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति या मानव, उसकी एक अपनी आवश्यकता होती है और उसी के अनुसार उसका दिशा निर्धारण होता है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण और योग्यताएं, एनवायरनमेंट एंड एबिलिटीज़। पर्यावरण अथवा वातावरण वह सब कुछ है जिसके कारण व्यक्ति व्यवहार करता है। ठीक है, वातावरण या पर्यावरण को समझने की ज्ञानात्मक क्षमता तथा इसमें परिवर्तन उत्पन्न करने की कार्यात्मक क्षमता, ये योग्यता कहलाती है। कि अगर वो योग्य होगा तो अपने को उस वातावरण में एडजस्ट कर लेता है, समायोजन कर लेता है और उसी के अनुसार अनुकूलित व्यवहार करता है। ठीक है, अगले इसकी देखिए टर्मिनोलॉजी क्या है। फॉरेन हल, विदेशी माल, ये क्या होता है? हमने पढ़ा था पिछले जो सर्किल डायग्राम था उसमें डॉटेड फॉर्म से दिखाया गया था, डॉटेड लाइन से। तो ये क्या होता है? इसको बाहरी आवरण भी कहते हैं। समस्त मनोवैज्ञानिक तथ्यों का वो मिश्रण जो लाइफ स्पेस के चारों ओर घिरा रहता है। मतलब इसको आपको याद पड़ रहा होगा कि जो लाइफ स्पेस वाली लाइन थी वो तो फॉर्म लाइन थी और जो डॉटेड लाइन थी वो फॉरेन हल थी। तो इसको, तो ये मिश्रण जो ये होता है लाइफ स्पेस के चारों ओर ये होता है, मतलब लाइफ स्पेस को चारों ओर से घेरे रहता है, ये फॉरेन हल कहलाता है। अब इसके अंतर्गत लेविन के अनुसार क्या था? मनुष्य के शारीरिक तथा सामाजिक वातावरण के वे भाग निहित होते हैं जो समय विशेष में व्यक्ति के जीवन विस्तार के अंग नहीं होते हैं, लेकिन कभी भी ये एक्टिव हो सकते हैं और यह व्यक्ति की व्यवहारिक संभावनाओं को सीमित करता है। अगला देखिए, टोपोलॉजी, तल रूप। अब क्षेत्र सिद्धांत को तल रूप सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी इसका एक नाम है और इसका ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है?
ये लिया गया है ज्योमेट्री से। तो इन्होंने जो अपने ये टर्म्स यूज़ किए हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट से लिए गए हैं। जैसे कोई ज्योमेट्री से लिया, मैथ से लिया, फिजिक्स से लिया, अभी आगे आप और देखेंगे। तो ये जो टर्म्स था टोपोलॉजी का, ये ज्योमेट्री से लिया गया था, रेखा गणित से। अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित 3 पार्ट होते हैं मैथ्स के, तो ये रेखा गणित का था। लेविन ने गणित के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को समझने का प्रयास किया है। इसमें क्या हुआ, इन्होंने बताया कि दूरी, आकृति व आकार का कोई स्थान नहीं होता है, अर्थात इसमें लंबाई, मोटाई, चौड़ाई को कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि इसमें रेखा गणित की दृष्टि से देखिए, इसमें इन्होंने जो है अलग अलग शेप के बारे में बताया। सर्किल, एलिप्स, दीर्घवृत्त, सम या विषम, बहुभुज मतलब रेगुलर और इरेगुलर, पॉलीगन, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, इन्होंने ऐसा बताया। इसको आप ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए एक इलास्टिक बैंड को ले लेते हैं और किसी कलर में डुबो के उसके द्वारा अगर कागज़ पर एक वृत्ताकार या त्रिभुजाकार, अंडाकार कोई ऐसी आकृतियाँ बना लेते हैं, कागज़ पे अगर हम बना लेते हैं क्योंकि वो तो इलास्टिक है, तो वो क्या होता है, अगर उसको हम खींचते हैं और फिर से छोड़ देते हैं तो वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो इस तरह से करके अगर हम कोई ऐसी आकृति उसकी बना लेते हैं तो हम देखेंगे कि जब हम उसको देखते हैं तो उसमें विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। सर्किल अलग होगा और त्रिभुजाकार है तो अलग है, अंडाकार है तो अलग है। लेकिन टोपोलॉजी की भाषा में ये सभी आकृतियां एक समान क्षेत्रफल वाले रबर बैंड से प्राप्त हुई हैं, क्योंकि रबर बैंड तो हमारे पास एक ही था, तो उसका जितना एरिया है, उसका जितना भी परिमाण है वो उतना ही है, चाहे हमने उससे कोई भी आकृति बनाई। तो इसलिए टोपोलॉजी का मतलब यही है कि आकृतियां तो अलग हो सकती है लेकिन क्षेत्रफल समान है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगला देखिए इसका वेक्टर। ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ये टर्म्स, इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, या ये किस सिद्धांत से संबंधित है। आया भी है 2016 में टीईटी के क्वेश्चन में आपका आया भी था कि क्षेत्र सिद्धांत किसका है, इस तरह से भी पूछा गया था, और कई बार टर्म्स भी पूछ लेता है। तो अब ये सदिश की जो धारणा है, अब वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, ये जो टर्म्स था, ये जो धारणा है ये भौतिक शास्त्र, फिजिक्स से ली गई है। अब यहाँ पर देखिए फिजिक्स से ली गई है, तो यहाँ पर सदिश क्या होता है, एक बल को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को, जो व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर अथवा लक्ष्य से दूर ले जाने की ओर संकेत करता है। तो ये एक बल का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर अथवा दूर ले जाने का संकेत करता है। इसमें भी क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, मतलब ये एक सदिश राशि है। वेक्टर आपने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में या इंटर में, वो फिजिक्स में पढ़ा होगा, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। तो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ में आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। सदिश क्या होता है, एक विशेष दिशा में की जाने वाली प्रवृत्ति होती है जो शक्ति और दिशा दोनों को अभिव्यक्त करती है। इसको ऐसे मतलब एरो के द्वारा दिखाया जाता है, एरो के द्वारा इसको ऐसे दिखाते हैं, जिसमें ये यहाँ पर ये डायरेक्शन दिखा रहा है और ये चीज़ इसकी जितनी भी लेंथ है ये मैग्नीट्यूड दिखाती है, परिमाण कितना है। इसमें 3 बातों का समावेश होता है, दिशा, शक्ति और प्रयोग बिंदु। ठीक है, ये तो हो गई वेक्टर की बात। अगला देखिए वैलेंसेस, कर्षण शक्ति क्या होती है। इसके संबंध में, कर्षण शक्ति के संबंध में एक मॉरिस एल बिल्गी मनोवैज्ञानिक थे, ये इनका नाम है। कर्षण शक्ति किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश की आकर्षण या प्रतिकर्षण शक्ति होती है। ये भी एक फोर्स ही होता है, तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन का काम करता है। कर्षण शक्ति भी 2 प्रकार की होती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, यहाँ पर देखिए दोनों नाम दिए हैं, और सकारात्मक तथा नकारात्मक। इस तरह से ये 2 तरह की होती हैं। अब यहाँ पर दिशा तथा परिमाण दोनों कर्षण शक्ति में होता है, इसमें भी होता है। सकारात्मक शक्तियों की ओर व्यक्ति आकर्षित होता है और जो भाग नकारात्मक शक्तियाँ रखते हैं उनसे व्यक्ति दूर हटता है। तो हम पॉजिटिव चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ना कि नेगेटिव चीज़ों की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस से यही मतलब है। अगला देखिए अवरोध, बैरियर। ये क्या होता है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे,
अवरोध वातावरण का एक गत्यात्मक पहलू है जो व्यक्ति के लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंचने के मार्ग में अखड़ा होता है तथा उसके आगे बढ़ने की गति को रोक देता है, पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये किस तरह से इसके ये टर्म्स थे और उनके जो है उनकी मीनिंग क्या थी, उनके कॉन्सेप्ट क्या थे। अगला देखिए, सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। हर एक सिद्धांत का अपना शैक्षिक महत्व होता है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं कि उसको हम किस तरह से अपने व्यवहार में ला सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, पहला है, खास ही लिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यापक को चाहिए कि वो अधिगम के लिए उचित वातावरण प्रस्तुत करे। वही जो मनोवैज्ञानिक वातावरण कहा गया है कि क्लासरूम में टीचर और बच्चे के बीच एक वातावरण ऐसा होना चाहिए कि इंटरेक्शन होना चाहिए जिससे बच्चा सीखने के लिए प्रेरित हो और शिक्षक भी मोटिवेट होकर उसको सिखाने के लिए प्रयत्न करें। ठीक है, और विद्यार्थियों के सम्मुख सीखने के एवं शिक्षण के उद्देश्य का स्पष्टीकरण करें। मतलब अगर उद्देश्य का निर्धारण नहीं होगा तो बच्चा अधिगम के लिए, बालक जो है वो प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, अध्यापक को चाहिए कि वो छात्रों को समस्या का स्पष्ट ज्ञान भी दें जिससे छात्र उसे हल करने के लिए प्रेरित हों। तो दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया। नेक्स्ट है, शिक्षक को छात्रों के जीवन क्षेत्र को पूरी तरह समझना चाहिए। वही लाइफ स्पेस जो कि लेविन ने अपने फील्ड थ्योरी में बताई थी, तो जीवन क्षेत्र को पूरी तरह समझना चाहिए। अगला है, शिक्षकों को ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे कि छात्रों के प्रत्यक्षीकरण का क्षेत्र विस्तृत हो और जीवन क्षेत्र और अधिक विस्तृत होता जाए ताकि विद्यार्थी को सीखने से संबंधित आकांक्षाओं को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर भी लाइफ स्पेस की बात की गई है और उसके परसेप्शन की बात की गई है कि उसका जो समझने का दायरा है वो और अधिक विकसित हो। ठीक है, अब यहाँ पर यह सिद्धांत अवरोधों के महत्व को स्वीकार करता है। यहाँ पर अवरोध भी टर्म्स आया था फील्ड थ्योरी में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस थ्योरी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थ्योरी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।